अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पे असरअंदाज हो सकते हैं। तो उनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल है एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और पीएच वैल्यू। बारी बारी हम इन्हें डिस्कस करेंगे। तो ये जो एंजाइम होते हैं इनके अंदर फंक्शनल स्पेसिफिसिटी पाई जाती है, मतलब ये काम के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं, रिएक्शन के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं। इनकी स्पेसिफिक केमिस्ट्री होती है। स्पेसिफिक केमिस्ट्री से क्या मुराद है कि इनकी स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होती है और ये स्पेसिफिक इन शेप होते हैं। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इनकी केमिस्ट्री को और इनकी शेप को तब्दील कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं, ठीक है ना। और इनकी रेट ऑफ कैटालिसिस, मतलब रिएक्शन की को कैटालाइज करने की जो स्पीड है, रेट है, उनको भी ये क्या कर देते हैं, अफेक्ट करते हैं। उनको बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है एंजाइम कंसंट्रेशन कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है एंजाइम कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो रेट है, रिएक्शन रेट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंजाइम कंसंट्रेशन के, ठीक है। मतलब क्या है इस बात का कि जैसे जैसे हम एंजाइम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाता है, और जैसे हम एंजाइम जब बढ़ाते हैं तो रिएक्शन रेट कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। रिएक्शन रेट डबल हो जाता है। और क्यों डबल हो जाता है, क्योंकि एक्टिव साइट जो हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा हो जाता है। एक्टिव साइट इंक्रीज़ है नंबर, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाते हैं तो वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से सबस्ट्रेट को क्या करते हैं, प्रोडक्ट में तब्दील करवा सकते हैं। तो आफ्टर सम टाइम्स, कुछ देर बाद, जब अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट बिकम लिमिटेड, कि जब अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो लिमिटेड रह जाती है, क्योंकि हम सिर्फ एंजाइम को ही, उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं एंजाइम की, लेकिन सबस्ट्रेट वहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। इस तरह एंजाइम ज़्यादा होते जाते हैं और सबस्ट्रेट जो हैं वो लिमिटेड होते जाते हैं, ठीक है। तो एक वक्त ऐसा आता है कि नो इंक्रीज़ एंड रिएक्शन रेट, कि रिएक्शन के अंदर मज़ीद इजाफ़ा नहीं होता, ठीक है। तो अगर हम सबस्ट्रेट उस सब रेशो से बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन में इजाफ़ा हो सकता है। लेकिन अगर सबस्ट्रेट लिमिटेड हैं और हम एंजाइम बढ़ाते जा रहे हैं तो रिएक्शन में मज़ीद कोई इजाफ़ा नहीं होगा। इसके बाद है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है कि लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट क्या है, ये जो है रिएक्शन रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लो रिएक्शन के ऊपर, लो सबस्ट्रेट रिएक्शन कंसंट्रेशन के ऊपर जो रिएक्शन रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। रिएक्शन रेट आप दूसरे लफ्ज़ में कह सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लो सबस्ट्रेट के, ठीक है। लो सबस्ट्रेट हैं, कम सबस्ट्रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब सबस्ट्रेट लो हैं तो रिएक्शन भी क्या है, लो है। आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट पहले लो थे तो हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है उसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कंसेप्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, गलत हो गया है। अब कांस्टेंट यहाँ पे इसको कंसिडर करेंगे कि हम एंजाइम कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं और सबस्ट्रेट को इंक्रीज़ करते जाते हैं, तो रिएक्शन रेट भी क्या होगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन कि एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक पॉइंट विल कम व्हेन इंक्रीज़ इन सबस्ट्रेट नो इंक्रीज़ इन रिएक्शन, कि सबस्ट्रेट में कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जाएंगे कि एक ऐसा पॉइंट आएगा कि रिएक्शन में मज़ीद कोई इजाफ़ा नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों इजाफ़ा नहीं होगा, सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब एंजाइम भी बराबर था और सबस्ट्रेट भी बराबर था, या पहले पहले क्या था
एंजाइम जो है वो ज़्यादा था, सबस्ट्रेट कम था। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हमने एंजाइम बढ़ाया और सबस्ट्रेट बढ़ाया, रिएक्शन में इजाफा होता गया। फिर एंजाइम और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बराबर हो गई। फिर इसके बाद सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो एंजाइम से बढ़ गई। ठीक है, मज़ीद हमने बढ़ा दिया तो क्या हुआ, रिएक्शन के अंदर मज़ीद कोई इजाफा नहीं हुआ। ठीक है, सबस्ट्रेट मालिक्यूल जो हैं वो क्या करते हैं, दरअसल ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट, कि एक्टिव साइट को घेर लेते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो फर्दर इंक्रीज रिएक्शन, फर्दर क्या होता है, इंक्रीज इन सबस्ट्रेट, नो इंक्रीज इन रिएक्शन रेट, कि मज़ीद हम सबस्ट्रेट में इजाफा करेंगे तो रिएक्शन रेट में कोई इजाफा नहीं होगा। ठीक है, डायग्राम में भी उन्होंने यही दिखाया है कि जब एंजाइम हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं तो रिएक्शन रेट में इजाफा होता जाता है। ठीक है ना, कंसंट्रेशन ए एंड बी ज़ाहिर करती है कि पहले क्या होता है, रिएक्शन रेट एंजाइम कंसंट्रेशन में इंक्रीज़ होता है, फिर उसके अंदर फर्दर कोई इंक्रीज नहीं होता। तो सबस्ट्रेट के लिए भी ऐसा होता है। ठीक है, तो जितने भी सबस्ट्रेट हम ऐड करेंगे ऐसा क्या होगा, वो एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेंगे, घेरा ला लेंगे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि फर्दर इंक्रीज़ नहीं होगा। इसके बाद है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, कि जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट भी उसी निस्बत से बढ़ता है। लेकिन एक ख़ास हद आती है, उसके बाद मज़ीद टेम्परेचर को बढ़ाने से जो है ना रिएक्शन रेट नहीं बढ़ता। ठीक है ना, वो रेंज, वो जो टेम्परेचर होता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे कि ऑल एंजाइम वर्क एट मैक्सिमम रेट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, कि जितने भी एंजाइम हैं वो एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर वर्क करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ये टेम्परेचर किसके लिए, ह्यूमन के लिए। तो ह्यूमन के अंदर जितने भी एंजाइम हैं वो 37 डिग्री के ऊपर क्या करते हैं, प्रॉपर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर जो है ना दो किस्म की एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो कौन कौन सी है, एक एक्टिवेशन एनर्जी है जो कि रिएक्शन रेट को एक्सेलरेट कर सकती है हाई रेट के ऊपर। ठीक है ना, ज़्यादा तेज़ तरीके से उसको एक्सेलरेट करती है। और क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। मतलब क्या है काइनेटिक एनर्जी का, कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या करते हैं, रैपिडली मूव करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं और रिएक्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी से मुराद क्या है, जो किसी जिस्म की हरकत की वजह से पाई जाए। यहाँ पे मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं रैपिडली और कोलाइड कर रहे हैं, तो किन की वजह से कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की वजह से कर रहे हैं। जब ये रैपिडली मूव करते हैं, आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो आपस में ये रिएक्शन करते हैं। ठीक है, फर्दर इंक्रीज इन हीट, कि अगर हम रिएक्शन को मज़ीद बढ़ाएं, क्योंकि हमने ऊपर बात की थी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर से हम अगर इंक्रीज़ करते हैं तो एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, मॉलिक्यूल जो हैं वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं, थरथराहट उनमें आ जाती है, और ये हो सकता है कि वो अपनी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है उसको लॉस्ट कर दें। ठीक है, उनकी ग्लोबुलर जो गोल स्ट्रक्चर है वो टूट भी सकती है। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है ये एसेंशियल होती है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। और ठीक है, क्योंकि अगर हम हीट को बढ़ाते हैं मज़ीद तो एंजाइम जो हैं ये डीनेचर्स हो सकते हैं, एंजाइम टूट सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टेम्परेचर को अगर ग्राफ में देखा जाए, यहाँ पे देखें कि टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता हमने क्या किया, ज़ीरो पे था। ठीक है, रिएक्शन रेट हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, इसका रिएक्शन रेट बढ़ता गया। हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, ये दोबारा डबल हो गया 30 पे, फिर इस तरह ये क्या हो गया, बढ़ता गया। ये किसका रिएक्शन रेट बताया जा रहा है, ह्यूमन बॉडी का। ठीक है ना, इसके बाद 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आया तो इसका रिएक्शन जो था ये मैक्सिमम था। ठीक है, फिर इसके बाद 40, फिर 50, इस तरह होता गया, तो ये फिर दोबारा नीचे आता गया। ठीक है, मतलब ये जो 37 है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, किसके लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए।
इसके ऊपर सारे एंजाइम जो हैं वो मैक्सिमम वर्क कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर हम मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाता है, रिएक्शन रेट क्या होता है, नीचे आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू, जो पीएच वैल्यू किसे कहते हैं, ये एंटी लॉग या नेगेटिव लॉग होती है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की। ये जब हम एंजाइम के अंदर हाइड्रोजन आयन को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उनकी जो रेशो होती है, वैल्यू होती है, उसको हम कहते हैं ये क्या है, पीएच वैल्यू है। एंटी लॉग होती है ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की। ठीक है, तो जितने भी एंजाइम हैं वो भी ऑप्टिमम पीएच के ऊपर वर्क कर सकते हैं। ऑप्टिमम पीएच क्या है कि नैरो रेंज ऑफ पीएच है इन विच ऑल एंजाइम फंक्शन इफेक्टिवली, जिसमें तमाम एंजाइम जो हैं इफ़ेक्टिव तौर पर अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो स्लाइट चेंज इन पीएच, कि पीएच के अंदर हल्का सा भी चेंज आ जाए, थोड़ी सी भी तब्दीली हो जाए, तो चेंज इन आयोनाइजेशन ऑफ एक्टिव साइट, तो एक्टिव साइट जो है उसके स्ट्रक्चर में आयोनाइजेशन में तब्दीली आ जाती है। तो ये क्या कर सकती है, सबस्ट्रेट की आयोनाइजेशन को भी तब्दील कर सकती है। ठीक है ना, जिससे क्या होता है, एंजाइम एक्टिविटी है वो रिटार्ड हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है ना, एक्सट्रीम चेंज इन पीएच ब्रेक बॉन्ड्स एंड एंजाइम। ठीक है ना, जब बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है एंजाइम की पीएच में तो एंजाइम जो बॉन्ड है आपस में वो टूट जाती हैं, एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। ठीक है ना, इट काज एंजाइम डीनेचरेशन, डीनेचरेशन काज करते हैं, जैसे एंजाइम की ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो टूट जाती है और रिएक्शन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है ये ग्राफ में देखें कि मुख्तलिफ एंजाइम की पीएच के हवाले से बात की गई है कि एंजाइम किस तरह किस किस पीएच के ऊपर असरअंदाज होती है, उनके ऊपर किस पीएच पर मैक्सिमम वो काम कर सकती हैं। पेप्सिन एंजाइम के हवाले से बताया गया है कि पेप्सिन जो है ये तकरीबन 2 पीएच के ऊपर मैक्सिमम वर्क कर सकता है। ठीक है ना, फिर 3 करते हैं तो ये ऐसा ऐसा, 4 करते हैं ये इस तरह नीचे आता जाता है। इसी तरह सलेवरी अमाइलेज है, ये तकरीबन 6 पीएच के ऊपर मैक्सिमम काम कर सकता है। फिर अगर इसको बढ़ाते हैं तो ये फिर नीचे आ जाती है इसकी एक्टिविटी। अल्कलाइन फास्फेटेज है, ये तकरीबन पीएच 9 जो है इसके ऊपर मैक्सिमम काम करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी एक्टिविटी नीचे आ जाती है अगर हम पीएच को मज़ीद बढ़ाते हैं तो हम इसके बाद समराइज़ कर लेते हैं पूरे टॉपिक को कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो आज हमने डिस्कस किया है एंजाइम कंसंट्रेशन को, कि एंजाइम कंसंट्रेशन में हमने क्या पढ़ा था कि रिएक्शन रेट जो है बिकम डबल बाय इंक्रीजिंग द एंजाइम। ठीक है, जब सबस्ट्रेट लिमिटेड हूँ तो मज़ीद रिएक्शन में इजाफ़ा नहीं होता। ठीक है, हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को पढ़ा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक है ना, जब लो कंसंट्रेशन हो फिर हम सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाएं तो रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब हम मज़ीद सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो रिएक्शन में भी इजाफ़ा नहीं होगा। ठीक है, टम्परेचर जो है कि रेट इंक्रीज़ बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ये रेट इंक्रीज़ हो सकता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर से मज़ीद हम बढ़ाएंगे तो एंजाइम जो होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। पीएच जो है ये भी ऑप्टिमम होती है कि जितने भी एंजाइम हैं वो ऑप्टिमम पीएच के ऊपर काम कर सकते हैं, और सेंसिटिव एंड चेंज इन पीएच होते हैं कि थोड़ी सी भी तब्दीली आ जाए तो वो उनकी एक्टिविटी रिटार्ड हो सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह मज़ीद कल हम जो है ना इनहिबिटर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।